ओके डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता, हालांकि आप लोगों को पहले से भी इन्फॉर्मेशन होगा कि हमने जनरल स्टडीज़ का प्रोग्राम लॉन्च किया है। मेरा जो मेन प्रोग्राम है वो जून में अनफोल्ड होगा। वो 3 स्टेज प्रिपरेशन होगा, उसमें 3 स्टेज तैयारी के होंगे और वह पैराडाइम शिफ्टिंग होगा। पैराडाइम शिफ्टिंग का मतलब यह हुआ कि जो अभी जनरल स्टडीज़ की तैयारी कराई जाती है, उसके पैरेलल में दूसरा पैटर्न ला रहा हूँ, क्योंकि हमने महसूस किया कि आज की जो एग्जामिनेशन की ज़रूरत है और जो जनरल स्टडीज़ के जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है, उनके बीच तालमेल नहीं रह गया। तो हम उस तालमेल को बनाकर चाहते हैं कि बच्चों का मेरा नारा है टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज मैं उसकी चर्चा करने से पहले आज मैं एक दूसरे प्रोग्राम की चर्चा करना चाहूँगा। एक्चुअली जब मैंने इस प्रोग्राम को डिक्लेयर किया तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हमसे मिले और उन्होंने एक सवाल किया जो मुझे बहुत वो सवाल उचित लगा। उन्होंने कहा कि देखिए सर, आप जब जून में पूरे प्रोग्राम को अनफोल्ड करेंगे तब तो हम लोग हैं ही, लेकिन मुद्दा ये है कि प्रीलिम्स का अभी भूत हमारे सिर पर सवार है, प्रीलिम्स की तलवार लटक रही, तो उसके लिए आप और आपकी टीम क्या कर रही है? तो मेरे दिमाग में फिर एक योजना आई कि प्रीलिम्स के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कहेंगे क्यों? तो प्रीलिम्स का मुझे एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा है। कहेंगे कैसे? तो मैंने 93 से पढ़ाना शुरू किया था, 2010 तक प्रीलिम्स ऑप्शनल में हुआ करता था। 2011 से आपका ये प्रीलिम्स का वर्तमान सिलेबस चेंज हुआ है और 2013 से आपका मेंस का सिलेबस चेंज हुआ है। तो 2010 तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। उस समय फिर वही दिक्कतें आती थी कि लोग बहुत फैक्चुअल पढ़ते थे पढ़ने के लिए, और हिस्ट्री सबसे पॉपुलर ऑप्शनल हुआ करता था प्रीलिम्स में विशेषकर। तो अब क्या है कि सारे ऑप्शनल वाले, बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शनल वाले थे जिनका प्रीलिम्स, उनका अपना ऑप्शनल प्रीलिम्स में नहीं होता था, वो भी हिस्ट्री रख लेते थे और काफ़ी भीड़ होती थी उसमें। लेकिन कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होता था, चूंकि मैं वो फार्मूला भी आपको नहीं बताना चाहता। उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता था, मतलब जिस ऑप्शनल में जितने स्टूडेंट्स अपियर हुए उतनी सीटें उसे मिल जाती थी। तो हिस्ट्री उस तरह से लाभप्रद स्थिति में थोड़ा आ जाता था। इस कारण से क्या हुआ कि हिस्ट्री में काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कतें आती थी। अब वो फैक्चुअल और इन्फॉर्मेशन बेस्ड पढ़ते थे तो मुंह की खानी पड़ती थी। उसमें हमने एक नया पैटर्न डेवलप किया था। वो पैटर्न इतना सटीक था कि दूर दूर से लोग आते थे और कई बार तो ऐसा होता कि दूसरे दूसरे शहरों से खासकर प्रीलिम्स का क्लास करने भी स्टूडेंट्स आते थे। अगर आप अपने कुछ सीनियर से बात करेंगे या आप तो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में भी चले गए होंगे, आप बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि भाई कितना सटीक फार्मूला मेरा हुआ करता था। लेकिन 2010 के बाद फिर प्रीलिम्स ऑप्शनल में हट गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जनरल स्टडीज के पार्ट ही प्रीलिम्स में हिस्ट्री का पार्ट रहा था। वही पैटर्न पर मैं जीएस में लाना चाहता। फर्क यही होगा कि उसमें तो हिस्ट्री मेरा वन मैन प्रोग्राम था, इसमें हमारी पूरी टीम है, लेकिन वो टीम हमारे निर्देशन में ही काम करेगी। और हमने टाइटल दिया है प्रीलिम्स 2024 के चक्रव्यूह को तोड़ने का नया तरीका। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह तो है ही, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का पेपर से पहले लोग डरते थे, अब तो सीसेट का पेपर उससे भी थोड़ा डरावना हो गया। पिछली बार मैं सेंटर पर गया था, वहाँ पर मुझे बड़ा अजीब तरह का एक्सपीरियंस मिला। जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से निकले, देखकर काफ़ी दुख हुआ, ऐसा लगा कि काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। तो मैं एक प्रोग्राम लेकर आया हूँ एक चक्रव्यूह तोड़ने का, जिसको संपूर्ण पीटी प्रोग्राम कहते हैं। इसके विषय में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा, वो 7 फरवरी को बताऊंगा, यानी 7 फरवरी को हमारी आपसे मुलाकात होगी और हम आपको अपने पूरे प्रोग्राम के बारे में बताएंगे उस दिन। अभी फिलहाल मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, एक्चुअली टेस्ट सीरीज का कल्चर है और होना भी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज हर जगह टेस्ट सीरीज का आयोजन भी होता है और स्टूडेंट्स को यही लगता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे तो हमें इसका फ़ायदा है। लेकिन थोड़ा टेस्ट, एक्चुअल टेस्ट और मॉक टेस्ट, इन दोनों के फ़र्क को थोड़ा समझिए। जो यूपीएससी जो एक्चुअल टेस्ट लिया जाता है यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल में, वो टेस्ट की प्रकृति थोड़ी अलग होती है। उसमें यूपीएससी का एक तरीका होता है कि 3 तरफ से तो रास्ता घेरता है, लेकिन चौथा तरफ वो खाली छोड़ देता है कि स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल गेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जैसे 3 तरह से वो रास्ता बांधेगा। लेकिन जो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स लेके आए थे मेरे सामने, हिस्ट्री का भी मैंने पेपर देखा और बाकी पेपर भी, वो आते थे क्वेश्चन पूछने के, सर इसका क्या आंसर होगा। तो मैंने देखा कि या तो चारों तरफ से घेर देते हैं या फिर 3 तरफ से खुला रखते हैं। मतलब यह है कि क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन होता है, या तो ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते,
या फिर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। बीच का रास्ता नहीं होता। और यूपीएससी में अगर आप देखें तो 10 to 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आज मान के चलते हैं जो सॉल्व होने वाला नहीं होता। और विशेषकर माइनस मार्किंग के इस युग में कोई उसमें जोखिम भी नहीं लेना चाहता, लेना भी नहीं चाहिए। और 20-22 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको देखकर दिल खुश हो जाता है। हर स्टूडेंट को यही लगता है कि अरे मैं तो इसको क्रैक कर दूंगा। अगर वही 20, अगर कई बार कॉपी का लॉट अगर इजी क्वेश्चन से खुलता है तो लगता है कि भाई मेरे तो भाग जग गए। लेकिन ऐसे पेपर में क्वेश्चन 20-22 से ज्यादा नहीं होते हैं। 18 क्वेश्चन भी होते हैं, 20 भी होते हैं, 22 भी होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो आप जानते भी और नहीं भी जानते हैं। मतलब कि वो इंटेलेक्चुअल गेज से सॉल्व होता है। मतलब प्रथम दृष्टि आप क्वेश्चन को देखेंगे, उसको स्ट्राइक करेंगे। अगर बी स्ट्राइक किया तो करेक्ट, सी स्ट्राइक किया तो गलत। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसी है वैसा रिस्पॉन्स क्वेश्चन के ऊपर होता है। एक टॉपर ने इसे ब्रीफ करते बड़ी अच्छी बात कही कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 25% क्वेश्चंस आप जानते हैं, 25% क्वेश्चंस नहीं जानते हैं, और शेष 50% क्वेश्चंस आप जानते भी और नहीं भी जानते हैं। तो जानने और नहीं जानने के बीच का जो फर्क होता है वो इंटेलेक्चुअल गेज से सॉल्व होता है। अब देखिए, और जानने और न जानने के बीच का एक गैप मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जैसे ये प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? 2022 के क्वेश्चन थे। पॉइंट 1 न्याय प्रशासन, दूसरा स्थानीय स्वशासन, तीसरा भू राजस्व और 4 पुलिस। और उसके बाद नीचे कूट में जो दिया गया है वो 3-3 का आंसर बनाया गया है। You can go through even the English question here. In the Government of India Act 1919, the functions of the provincial government were divided into reserved and transferred subject. Which of the following were treated as reserved subjects? अब मैं ये नहीं कहता कि कोई स्टूडेंट्स को 1919 के इंडियन काउंसिल बिल की जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चन को हल कर देगा। नो, नहीं कर सकता। लेकिन जो 1919 का काउंसिल बिल जिसने पढ़ा भी हुआ है और 15 डेज पहले भी पढ़ा हुआ है, उसके दिमाग में सारे प्रोविजंस क्लियर नहीं रहेंगे। देखिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन में सबसे पहली बात ये समझना होता है कि जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में मेंस की तुलना में, मेंस वाले क्वेश्चन में कहेंगे घनत्व ज्यादा होता है, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन में एक्सपेंशन ज्यादा होता है। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के रेंज इतना अधिक होता है या उनका एरिया पढ़ने का इतना बड़ा होता है कि कोई भी उसको याद नहीं रख सकता। अगर हम प्रीलिम्स के डेटा को दिमाग में रखकर यह महत्वाकांक्षा पाले कि हम प्रीलिम्स के पेपर में सफल हो जाएंगे, तब तो कभी क्रैक नहीं होगा। तो वहां पर इंटेलेक्चुअल गेस, मतलब एक तरह से कहते हैं बौद्धिक अनुमान लगाना पड़ता है। लेकिन बौद्धिक अनुमान के लिए हम कम से कम अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब देखिए, 1919 के बारे में हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि यह प्रांतों में लागू किया गया था और पहली बार केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन हुआ था विषयों का, और फिर प्रांतीय विषय को भी 2 भागों में बांटा गया था। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में हमारे जो राष्ट्रीय, पहली बार भारत या भारत के मध्य वर्ग को पहली बार पावर का स्वाद चखाया गया था कि भाई आपको मैं कुछ पावर, द्वैत शासन का मतलब हुआ कि मैं आपको पहले कुछ विषय देता हूं, उस पर आप निर्णय लेकर दिखाइए, अगर आप में यह योग्यता हो जाएगी तब हम पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या पूर्ण स्वायत्त सरकार के बारे में सोचेंगे। वही ब्रिटिश का कहना था इंडियन काउंसिल बिल में। तो उसने क्या किया कि लेस इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट थे उसको रख दिया हस्तांतरित में, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट थे, और जो इंपॉर्टेंट विषय थे उसको आरक्षित में रख दिया। और आरक्षित विषय पर गवर्नर अपने मनोनीत मंत्रियों की सहायता से निर्णय लेता, और जो लेस इंपॉर्टेंट विषय, हस्तांतरित विषय पर गवर्नर जो निर्वाचित मंत्रिपरिषद है उसके आधार पर निर्णय लेता। तो यही दोनों के बीच यही डायकोटोमी थी। तो अब इसमें फाइंड आउट ये करना है कि इसमें एक विषय है जो हस्तांतरित नहीं, जो आरक्षित नहीं, हस्तांतरित है, और बाकी 3 के 3 विषय इसमें आरक्षित है। क्वेश्चन में चॉइस ऐसा बनाया गया कि किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ इसमें से एक वो ओमिट करके निकाल दे कि भैया ये आरक्षित नहीं है, हस्तांतरित है, तो उसका काम हो जाएगा। तो इसको कैसे चुने? अब यहां पर हम सब्जेक्ट्स में बहुत हो सकता है हमारे सब्जेक्ट्स क्लियर ना हो, सॉरी सब्जेक्ट्स के बारे में हमें मेमोरी में ना हो, तो हम यहां पर अपना इंटेलेक्चुअल गेस करेंगे। भाई न्याय प्रशासन,
जुडिशियल मतलब अब न्याय प्रशासन है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि ब्रिटिश कभी भी निर्वाचित सरकार को नहीं दे सकते थे। दूसरा, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। बल्कि मैं कहूं कि जो औपनिवेशिक सरकार है, वो औपनिवेशिक सरकार की आमदनी का एकमात्र जरिया, सॉरी नॉट एकमात्र जरिया, सबसे बड़ा जरिया, 52% उसका रेवेन्यू केवल लैंड रेवेन्यू से जाता था। अब उसको कैसे वो आरक्षित ऐसे विषय को वो आरक्षित में रखता? वो हस्तांतरित विषय में तो रख ही नहीं सकता था। तीसरा है पुलिस। अब ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। क्रांति और विद्रोह का दमन करना है, पुलिस की आवश्यकता होगी। अब बताइए, क्या किसी भी देशी सरकार या निर्वाचित सरकार को कोई भी औपनिवेशिक सरकार इतने महत्वपूर्ण विषय दे सकती थी? नहीं। हाँ, अगर वो दे सकती थी तो स्थानीय स्वशासन को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेस इंपॉर्टेंट था। ये देशी सरकार को दी जा सकती थी, तो उसने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो 3 सब्जेक्ट्स जो उसने ट्रांसफर आरक्षित में रखा, वो हो जाएंगे 1, 3 और 4, तो सी हो जाएगा। अब एग्जाम हॉल में एक बार देखने के बाद इतनी बातें तुरंत दिमाग में आती है और हम सी कर देते हैं। सब्जेक्ट्स हमें याद नहीं रहते कि आरक्षित में कितने सब्जेक्ट्स को रखा गया था और हस्तांतरित में कितने को रखा गया था। उसी तरह से देखिए, अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? Which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country? बेस्ट का मतलब है कि यह मानकर चल रहा है कि बाकी 3 में कुछ है लेकिन एक में बहुत ज्यादा है। वो एक कौन हो सकता है? तो आप लोग अगर इस चॉइस को देखेंगे तो सीधा आपका ध्यान सी पर जाएगा। आपकी समझ इतनी बढ़िया है कि आप ए देखेंगे, बी देखेंगे, सी पर आएंगे, अचानक से आपकी पेंसिल सी पर रुकेगी। यस, दिस इज द राइट चॉइस। क्योंकि यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप वहां रुक जाएंगे, ऐसे सिलेक्ट होता है। उसी तरह से देखिए, अब इकोनॉमी का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effects? मतलब ये मान के चल रहा है कि इन्फ्लेशनरी तो सभी हैं, लेकिन एक उसमें सबसे इन्फ्लेशनरी हो सकता है। अब चॉइस को पढ़ने के साथ सीधा आपका ध्यान डी पर चला जाए। सार्वजनिक ऋण की चुकौती, बजट घाटे की वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। सिर्फ बजट घाटे की वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। बजट घाटे की वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। तो आपको प्रथम दृष्टया ही चॉइस को पढ़ते हुए आप वहां पहुंच जाएंगे। अगर हम 15 क्वेश्चन से ना डरें जो बहुत डिफिकल्ट पूछते हैं, और उस 20-22 क्वेश्चंस को देखकर खुश ना हो कि भाई इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बीच के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह के होंगे जिसको हम सॉल्व कर भी सकते हैं और नहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे फ्यूचर को वो 15 क्वेश्चन वो डिसाइड नहीं करते हैं, और ना ही वो 2022 इजी क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। हाँ, इजी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमसे गलत हो जाए तो दूसरा बाजी मार ले जाएगा, वो भी गलत नहीं होना चाहिए लेकिन बाकी भी नहीं। लेकिन इसके पूरी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के बारे में, सी सेट में और उसके बारे में और अपने प्रोग्राम के बारे में हम 7 फरवरी को आपके सामने उपस्थित हो रहे और डिटेल्स में उसकी चर्चा करेंगे। वो हम ऑफलाइन में आपसे मिलेंगे और उसका मैं यूट्यूब पर लेक्चर नहीं डालूंगा। तो आप लोगों से यह है रिक्वेस्ट कि आप लोग उस प्रोग्राम को जरूर देखिए। उस प्रोग्राम के बाद उसी में हमारा संपूर्ण पीटी का कार्यक्रम मैं आपको बताऊंगा, और यह आपको बताऊंगा कैसे हमारी कोशिश है कि हम आपको सीसेट और जीएस पेपर में 10 क्वेश्चंस का इजाफा कराएं, और जो आपके प्रीलिम्स में बहुत निर्णायक भूमिका निभाए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। ये हमारी पूरी कोशिश, हमारे टीम की कोशिश रहेगी। 7 फरवरी को हम आपके सामने प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक काम थोड़ा करना होगा। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए तो वहाँ पर लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करके रजिस्टर करवाइए। वो इन्फॉर्मेशन इसलिए मेरे लिए आवश्यक है क्योंकि मैं उतना सीटिंग अरेंजमेंट कर सकूँ। करोल बाग सेंटर पर भी होगा, मुकरी नगर सेंटर पर होगा,
और आज तक आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैं अपने वीडियो में कभी भी आज तक सब्सक्राइब करिए ये शब्द नहीं यूज़ किया। ये मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो हम सीटिंग अरेंजमेंट कर नहीं पाएँगे। सो माय स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं 7 फरवरी को। ओके, थैंक यू वेरी मच। और उस दिन आप मेरे संपूर्ण पीटी कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।